नमस्कार। कल लास्ट लेक्चर में अपनी जो थर्ड यूनिट है उसे अपन ने कंप्लीट कर लिया था। आज अपन बात करते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 4 अपन बात कर रहे हैं पेपर थर्ड की, जो डायनेमिक्स का जो अपना पेपर रहता है, पेपर थर्ड। इसमें जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट थी वो थी डायनेमिक्स में से, गति विज्ञान में से, और ये फोर्थ और फिफ्थ जो यूनिट रहेगी वो रहेगी अपनी स्टैटिक्स में, स्थिति विज्ञान में से। तो स्टैटिक्स से शुरू करते हैं आज यूनिट नंबर 4। इसमें अपना जो चैप्टर रहेगा, चैप्टर नंबर 5 है अपना घर्षण। अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? घर्षण, फ्रिक्शन। घर्षण, ठीक है। सबसे पहले बात तो करते हैं अपन कि घर्षण कहते किसे हैं, क्या होता है घर्षण। कि वस्तुओं का वह गुण, ये एक वस्तुओं का गुण है। अब वस्तुओं की कौन सी वस्तुओं के, तो उनके जो तल हैं वो कैसे होने चाहिए? रफ होने चाहिए। रफ का मतलब यहाँ रुक्स कहेंगे अपन, कि वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण दो रफ पिंडों, भाई वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण दो रफ या रुक्स कह सकते हैं अपन, रुक्स पिंडों के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु का मतलब दो रुक्स पिंड या दो रफ पिंड जहां पे आपस में स्पर्श कर रहे हैं, उनके स्पर्श बिंदु पर गति विरोधी बल, गति विरोधी बल गति विरोधी बल स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर गति करने से रोकता है, गति करने से रोकता है। कहने का मतलब दो रफ पिंड हैं या दो रफ वस्तुएं हैं जिनके तल रफ हैं। अगर अपन एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर अगर वहां पे गति करवाएं तो एक ऐसा बल होता है जो रफ पिंडों में होता है, कि एक ऐसा बल जो उस इनके जहां पे ये दोनों आपस में स्पर्श कर रहे हैं, कि एक गति का विरोध करने वाला बल अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है उनकी वजह से, उनके पिंडों के स्पर्श तल की वजह से स्वतः उत्पन्न हो जाता है, जो एक पिंड को दूसरे पिंड पर गति करने से रोकता है। तो ऐसे बल को क्या कहा जाता है? तो ऐसे बल को घर्षण बल कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तथा वस्तुओं के इस गुण को क्या कहा जाता है? घर्षण कहते हैं। कि भाई एक पिंड है वो दूसरे पिंड को अगर गति करने से रोक रहा है, तो ये जो गुण है उनके बीच का, इन वस्तुओं के बीच का, इन पिंडों के बीच का, ये क्या कहलाएगा? घर्षण कहलाएगा, ठीक है। और जो गति का विरोध करने वाला बल जो उत्पन्न हो रहा है उनके बीच में अपने आप ही, ऐसे बल को अपन क्या कहते हैं? घर्षण बल कहते हैं। अब जो घर्षण बल होता है वो स्वव्यवस्थित होता है। स्वव्यवस्थित का मतलब कि वो जैसी वस्तुएं होगी उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा, तो ये स्वव्यवस्थित होता है, अपने आप ही व्यवस्थित हो जाता है। तो घर्षण बल एक स्वव्यवस्थित बल होता है। अब अपन बात करेंगे, जैसे कोई वस्तु है W ग्राम भार की, तो कोई W ग्राम भार की जो वस्तु है, अगर उसको किसी रफ तल के ऊपर अगर अपन P
वेग से या P बल लगाकर अगर उसको क्षैतिज दिशा में खींचें अपन, जैसे ये कोई रफ तल है, इसके ऊपर एक वस्तु है जिसका भार W, ये W किधर की ओर लगेगा, नीचे की ओर। तो W जो भार का है, अब इसके साथ साथ जब कोई वस्तु किसी पे दबाव डालती है, मतलब भार है, तो इसकी एक अभिलंब प्रतिक्रिया होती है। अभिलंब प्रतिक्रिया मतलब तल का भी, जैसे ये W ग्राम की वस्तु है, ये W ग्राम की वस्तु अगर इस तल के ऊपर नीचे की तरफ अगर दबाव डाल रही है, इसका भार नीचे की तरफ है, तो अगर इसके ऊपर नीचे की तरफ अगर ये बल लगा रही है, तो इस तल का भी इस वस्तु के ऊपर एक प्रतिक्रिया बल होता है, जिसे कहते हैं अपन अभिलंब प्रतिक्रिया। तो अभिलंब प्रतिक्रिया जिसे अपन किससे दर्शाएंगे, R से दर्शाएंगे। तो अभिलंब प्रतिक्रिया कहाँ लगेगी, ऊपर की ओर। अब इस वस्तु को इस तल के ऊपर अगर अपन किसी क्षैतिज बल, कोई क्षैतिज बल लगाया अपन ने, कौन सा, P, कि P क्षैतिज बल के द्वारा अगर इसको खींचा जाता है, इस तल के ऊपर खींचा जाता है, तो इस बल का भी एक प्रतिक्रिया बल। अब वो प्रतिक्रिया बल कौन सा होगा, तो जब इसको इसके ऊपर खींचा जाएगा, तल कैसा है, रफ, और रफ तल है, तो यहाँ इस P के ऑपोजिट साइड में गति का विरोध करने वाला एक बल लगेगा। वो गति का विरोध करने वाला बल कौन सा होगा, जैसे मैंने नाम दिया इसको F वेक्टर नाम दिया, F नाम दिया, कि गति का विरोध करने वाला एक बल इसमें और लागू होगा, और इसी बल को क्या कहेंगे अपन, घर्षण बल कहते हैं। इस बल को क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो कोई W ग्राम या W भार की कोई वस्तु है जिसका भार नीचे की ओर, उस भार का एक प्रतिक्रिया बल लगता है, या प्रतिक्रिया इससे कहते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया कहा जाता है इसको, अभिलंब प्रतिक्रिया। ये प्रत्येक बल की होगी अभिलंब प्रतिक्रिया, ठीक है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया ऊपर की ओर लगेगी। इधर P क्षैतिज बल के द्वारा जब इसको खींचा जाता है, तो इसके जस्ट ऑपोजिट साइड में एक बल लगता है, कौन सा, घर्षण बल। और ये सब मिलकर इस वस्तु को क्या करते हैं, संतुलन की स्थिति में बनाए रखते हैं। तो यहाँ जो F वेक्टर है, या F जो सदिश, ये F जो बल है, वो किसको संतुलित करता है, P को संतुलित करता है। तो इस प्रकार से किसी वस्तु पर ये बल कार्यरत होते हैं। अब बात करें अपन घर्षण के प्रकार की। घर्षण के प्रकार, तो घर्षण के प्रकार में सबसे पहले अपन बात करते हैं स्थैतिक घर्षण की। स्थैतिक घर्षण, तो स्थैतिक घर्षण में क्या है कि यदि किसी एक पिंड को अगर किसी दूसरे पिंड पर अगर चलाया जाए, दूसरे पिंड पर अगर चलाने का प्रयास किया जाए, और पहला जो पिंड है वो अगर चलने की स्थिति में ना हो, तो इस स्थिति को क्या कहेंगे अपन, कि यदि किसी पिंड को, भाई कोई पिंड है, उसको किसी दूसरे पिंड पर, यदि किसी एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का या गति करवाई जाए, पिंड पर चलाने का, चलाया जाए या गति करवाई जाए, दूसरे पिंड पर गति करवाई जाए, तो पहला पिंड गति करने की अवस्था में ना हो, कि पहला पिंड जो है वो गति करने की स्थिति में नहीं हो, पहला पिंड चलने की स्थिति में नहीं हो, चलने की स्थिति में नहीं हो। भाई जब अपन किसी रफ तल के ऊपर या किसी एक पिंड पर कोई दूसरा पिंड अगर रखें और उसको अगर गति करवाई जाए, तो पहला जो पिंड है वो अगर अपन जैसे थोड़ा सा बल लगाए तो भी नहीं चलेगा, फिर इससे ज़्यादा अपन लगाते रहें, हम तब तक लगाते रहेंगे जब तक ये चलना स्टार्ट नहीं हो जाता। तो शुरू प्रारंभिक स्थिति से लेकर जब तक ये चलने की स्थिति में नहीं था, तब तक के जितना भी अपने पास में जो घर्षण इसका लग रहा है, उसी को क्या कहेंगे अपन, स्थैतिक घर्षण कहेंगे। चलने की स्थिति में नहीं हो
तो इस स्थिति को या इस स्थिति में, तो इस स्थिति में लगने वाला घर्षण स्थैतिक घर्षण कहलाता है। स्थैतिक घर्षण कहलाता है कि यदि किसी पिंड को दूसरे पिंड पर गति करवाई जाए तो पहला पिंड चलने की स्थिति में नहीं हो, तो इस स्थिति में लगने वाला जो घर्षण है वो क्या कहलाता है? स्थैतिक घर्षण कहलाता है। फिर बात करते हैं अपन नंबर 2, सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण क्या होगा कि जैसे अपन ने एक बल है, इस बल के द्वारा इस पिंड को अपन ने खींचना स्टार्ट किया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि जैसे ये बल जो है अपन पहले सबसे कम भी एक धीरे से इसको खींचते हैं अपन, तो तब ये नहीं चलेगा। फिर अपन इसमें और बल लगाते रहते हैं जब तक ये नहीं मतलब चलना स्टार्ट नहीं करता। तो जब तक ये एक ऐसी लास्ट पोजीशन कि बस अब इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा भी अगर अपन ने आगे बल लगाया तो ये पिंड चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो थोड़ा सा ज़्यादा बल अपन ने लगाया है उससे जो प्रारंभिक वाली स्थिति है कि बस ये लास्ट स्टेज है, अब इसके आगे अगर बल लगाएगा या अगर इसके आगे बल लगाया जाएगा तो पिंड जो है वो इस पर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जो लास्ट पोजीशन बनती है कि अब पिंड चलना स्टार्ट होने वाला है, इस लास्ट पोजीशन को ही अपन क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। वो जो लास्ट घर्षण बल लगता है उसी घर्षण बल को अपन क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। तो सीमांत घर्षण में क्या लिखेंगे कि यदि किसी एक पिंड को दूसरे पिंड पर जब चलाने का प्रयास किया जाता है, यदि किसी एक पिंड को दूसरे पिंड पर चलाने का प्रयास किया जाए, चलाया जाए, तो पहला पिंड जब पहला पिंड जो है वो चलने को अगर तैयार होता है, पहला पिंड चलने को तैयार होता है। तैयार होता है का मतलब कि लास्ट स्टेज आ गई, बस इसके बाद में अब ये पिंड चल पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी अगर बल लगाया तो इसके बाद में ये पिंड चल पड़ेगा। तो जब पहला पिंड जो है वो चलने को तैयार होता है तो इस स्थिति में जो घर्षण लगता है उसी को अपन क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। और इस स्थिति को क्या कहा जाता है? सीमांत संतुलन की स्थिति कहते हैं। तो पहला पिंड चलने को तैयार होता है तो इस स्थिति में लगने वाला घर्षण क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण कहलाता है। इस स्थिति में जो घर्षण लगता है उसको क्या कहते हैं? सीमांत घर्षण कहते हैं। तथा इस स्थिति को सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं। सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं कि इसके ऊपर जो लगने वाला घर्षण है वो क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण कहलाएगा। और इस स्थिति को अपन क्या कहेंगे? सीमांत संतुलन की अवस्था कहते हैं, ठीक है। और ये घर्षण क्या कहलाएगा? सीमांत घर्षण कहलाएगा। और ये जो घर्षण होता है सीमांत घर्षण जिसको कहें, ये घर्षण सबसे अधिकतम होता है। तो सीमांत घर्षण का मान अधिकतम होता है कि जैसे अपन ने इसमें बल लगाना स्टार्ट किया, पी से अपन ने इसको खींचना स्टार्ट किया, तो हम जैसे जैसे बल
का मान बढ़ाते जाएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि पिंड जो है वो चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम बल का मान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, और बल का मान बढ़ा रहे हैं तो जो घर्षण है उसमें जो घर्षण की प्रतिक्रिया लग रही है वो भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है। और लास्ट स्टेज एक ऐसी आएगी कि बस अब कण जो या पिंड जो है वो चल पड़ेगा। तो वो जो लास्ट स्टेज आती है वो उसमें जो घर्षण लगता है वो घर्षण सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद में तो जब पिंड चल पड़ेगा तो उसके घर्षण का जो मान है वो उससे कम हो जाएगा। लास्ट स्टेज वही रहेगी जब वो सीमांत घर्षण की अवस्था में रहेगा। तो सीमांत घर्षण का जो मान होता है वो सबसे अधिकतम होता है। फिर इसके बाद में बात आती है गतिक घर्षण की, नंबर 3 पे। गतिक घर्षण, गतिक घर्षण क्या होता है? तो गतिक घर्षण में अपन देखेंगे कि जब पिंड गति करता है, भाई जब चलता है या गति कर रहा है तो दोनों पिंडों के तलों के बीच में भी तो एक घर्षण बल कार्य, ऐसे तो है नहीं कि जब ये चल पड़ेगा तो अब कोई घर्षण नहीं है। पिंड रफ है, भाई ये जो तल है वो कैसा है, रफ है, तो इसका घर्षण तो लगेगा। तो इसके चलने की स्थिति में जो घर्षण कार्य कर रहा है इनके बीच में, इन तलों के बीच में जो घर्षण कार्य कर रहा है उस घर्षण को अपन क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। तो क्या कहेंगे कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है, जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलता है तो दोनों तलों या दोनों पिंडों के तलों, तो दोनों पिंडों के संपर्क तलों के मध्य जो घर्षण कार्य करता है या जो घर्षण लगता है वह क्या कहलाता है, गतिक घर्षण कहलाता है। गतिक घर्षण कहलाता है कि दोनों पिंडों के बीच के संपर्क तलों के बीच में जो घर्षण कार्य करता है वही क्या कहलाता है, गतिक घर्षण कहलाता है। और गतिक घर्षण का जो मान होता है वो सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। तो गतिक घर्षण का मान, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा होता है, गतिक घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, थोड़ा कम होता है। तो यहाँ 3 प्रकार के घर्षण देखे हैं अपन ने। एक स्थैतिक घर्षण है, दूसरा सीमांत घर्षण है और तीसरा गतिक घर्षण है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं घर्षण कोण की। ठीक है, स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में कि जब पिंड को किसी दूसरे पिंड पर चलाया जाता है तो अगर पहला पिंड चलने की स्थिति में ना हो, कि नहीं चल पा रहा है ये, तो जो उस समय घर्षण लग रहे हैं वो सारे घर्षण क्या कहलाते हैं, स्थैतिक घर्षण कहलाते हैं। सीमांत घर्षण कि जब पिंड को दूसरे पिंड पर चलाया जा रहा है तो लास्ट एक ऐसी स्टेज कि जिसके बाद में अगर बल और लगाया जाएगा तो पिंड जो है वो इस पे चल पड़ेगा। तो वो जो लास्ट घर्षण की जो अवस्था आती है उसको क्या बोला जाता है, सीमांत घर्षण बोला जाता है। और सीमांत घर्षण का मान घर्षण बल में सबसे अधिकतम होता है। तीसरा है गतिक घर्षण कि जब एक पिंड दूसरे पिंड पर चलाया जा रहा है और चल रहा है, ये भाई एक पिंड दूसरे पिंड पर अगर चल रहा है तो उनके दोनों के तलों के बीच में अब जो घर्षण बल कार्य कर रहा है उस घर्षण बल को अपन क्या कहते हैं, गतिक घर्षण कहते हैं। और ये गतिक घर्षण का जो मान है वो सीमांत घर्षण से थोड़ा कम होता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं घर्षण कोण की। घर्षण कोण में अगर देखें अपन तो हमने जैसे अभी देखा था कि अगर किसी पिंड के ऊपर अगर बल लगाया जाए या किसी बल के द्वारा, P बल के द्वारा अगर उसको खींचा जाए तो इसी स्थिति से लेता हूं मैं घर्षण कोण। कि एक W ग्राम का जैसे कोई पिंड है या W भार का कोई पिंड है, ये W भार का कोई पिंड है, इस W भार के पिंड को किसी रफ तल के ऊपर, अगर ये रफ तल है, इस रफ तल के ऊपर
इस रफ तल के ऊपर अगर P बल के द्वारा अगर इसको खींचा जाए तो इसका खुद का भार W है जो नीचे की ओर कार्य करता है। इसके द्वारा अभिलंब के ऊपर एक प्रतिक्रिया लगेगी तो उसको क्या कहेंगे अपन, अभिलंब प्रतिक्रिया, जिसका नाम क्या होगा R। ये अभिलंब प्रतिक्रिया है, ये इसका भार है, ये बल है जिसके द्वारा वस्तु को खींचा जाता है। दोनों के बीच में घर्षण कार्य करेगा तो घर्षण बल जो होगा वो घर्षण बल लगेगा इधर की ओर। ये घर्षण बल है जो F इस तरफ लगेगा जस्ट ऑपोजिट। ये P है यहाँ पे, ये W हो गया, ये P हो गया, और ये सब मिलकर इसको क्या करते हैं, सीमांत संतुलन की अवस्था में रखते हैं। P का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे अब तो ये चल पड़ेगा। अब यहाँ बात करें अपन कि जब R और F, भाई ये कौन सा है, ये है घर्षण बल, और ये क्या है, अभिलंब प्रतिक्रिया। तो घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया ये भी एक प्रकार का बल ही है। अभिलंब प्रतिक्रिया जो है, अभिलंब प्रतिक्रिया। अब जब ये संतुलन की अवस्था में है तो सीमांत संतुलन की अवस्था में इन दोनों के स्पर्श बिंदु पर, भाई अगर ये दोनों, एक पिंड जो है वो दूसरे पिंड के संपर्क में अगर है और सीमांत संतुलन में है तो ऐसी पोजीशन में अपने पास में जो घर्षण होता है या घर्षण बल होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ जो महत्तम घर्षण बल लग रहा है, महत्तम घर्षण बल कौन सा, F। हम कह रहे हैं कि जब सीमांत संतुलन, सीमांत संतुलन का मतलब कि जब एक पिंड दूसरे पिंड के संपर्क में है, दूसरी बात कि वो सीमांत संतुलन में है, तो इस समय स्पर्श बिंदु के ऊपर जो घर्षण बल लग रहा है वो सबसे ज़्यादा लग रहा होता है। तो हम बात कर रहे हैं सीमांत संतुलन की अवस्था में, क्योंकि उसी समय सबसे ज़्यादा होगा। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल, इन दोनों का जो परिणामी होता है, तो दो बलों का जो परिणामी होता है, जैसे R ऊपर की ओर लग रहा है, F इधर की ओर लग रहा है, तो इनका परिणामी होता है वो इधर की तरफ होता है। जैसे कोई वस्तु है, एक बल इसको इधर खींच रहा है, दूसरा बल अगर इसको इधर खींच रहा है, तो वस्तु की जो डायरेक्शन होगी जाने की, वो वस्तु की डायरेक्शन इस प्रकार से होगी कि वस्तु किधर गति करेगी, तो इधर वस्तु जो है वो इस तरफ गति करेगी। तो ये इनका परिणामी बल होता है। तो जो परिणामी होगा इन दोनों का, जिसे अपन किससे दर्शा देते हैं, S से, कि इन दोनों का परिणामी क्या है, S है। तो S के बीच में और R के बीच में जो एंगल बनता है, S के बीच में और R के बीच में जो एंगल बनता है, इसी एंगल को अपन क्या कहते हैं, जैसे इसको अपन लैम्डा से दर्शाएं कि इस एंगल को ही क्या कहा जाता है, घर्षण कोण कहते हैं। इस एंगल को क्या बोला जाता है, घर्षण कोण कहते हैं। और घर्षण कोण जो है इसको अपन किससे दर्शाते हैं, लैम्डा के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बात करें अपन ये सारे डायरेक्शन के सीमांत संतुलन की अवस्था में, तो सीमांत, अब सीमांत संतुलन की अवस्था से समझ जाएंगे आप कि जो घर्षण बल है वो अधिकतम है, लास्ट स्टेज पे है, तो ये घर्षण बल है जिसके द्वारा इसको खींचा जा रहा है। ये सीमांत संतुलन में कब रहेगा, जब W भार का अभिलंब प्रतिक्रिया क्या होगी, R। तो चारों बल इसके चारों तरफ कार्य कर रहे हैं। सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा अभिलंब प्रतिक्रिया और घर्षण बल F के परिणामी अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा, यहाँ पे अगर अपन सीधा इनका परिणामी लिख रहे हैं तो पहले परिणामी को डिफाइन कर सकते हो, और या फिर अपन सीधा घर्षण कोण को भी ले सकते हैं कि सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा दूसरा किसके बीच में, घर्षण बल, अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R
वह घर्षण बल F, घर्षण बल F के परिणामी S के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? घर्षण कोण कहलाता है। और इस घर्षण कोण को क्या कहेंगे? लैम्डा से इसे या घर्षण कोण को लैम्डा से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या लिखा है, सीमांत संतुलन की अवस्था में। सीमांत संतुलन की अवस्था में है, तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R, तो अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R व घर्षण बल F के परिणामी, अभिलंब प्रतिक्रिया R व F के परिणामी S के मध्य बना कोण घर्षण कोण कहलाता है। और इस घर्षण कोण को ही अपन क्या, या घर्षण कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये आया अपने पास में क्या? घर्षण कोण, जिसे किससे निर्देशित किया जाएगा? लैम्डा से। अब बात करते हैं अपन घर्षण गुणांक की, तो घर्षण गुणांक में भी यही पोजीशन होगी कि जो सीमांत संतुलन की अवस्था है, इस सीमांत संतुलन की अवस्था में जो स्पर्श बिंदु है, इसके ऊपर जो अभिलंब प्रतिक्रिया लग रही है और घर्षण बल जो लग रहा है, इनके बीच में जो अनुपात रहता है, इनके बीच का जो अनुपात होता है, मतलब F और R के बीच का जो अनुपात होगा, अधिकतम घर्षण बल है ये और अभिलंब प्रतिक्रिया R है, तो F और R के बीच का जो अनुपात होता है, उस अनुपात को क्या बोला जाता है? घर्षण गुणांक कहते हैं। और इसको किससे दर्शाया जाता है? म्यू से दर्शाया जाता है। तो यहाँ अपन बात करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी? ये घर्षण कोण था। इसके बाद में लेते हैं अपन घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक क्या होता है? तो घर्षण गुणांक होता है सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में सीमांत संतुलन की अवस्था में महत्तम घर्षण बल, अधिकतम नहीं है, अधिकतम घर्षण बल तथा अभिलंब प्रतिक्रिया R, भाई अधिकतम घर्षण बल जो है उसका नाम क्या है? F, तथा अभिलंब प्रतिक्रिया का नाम क्या है? R का अनुपात क्या कहलाएगा? घर्षण गुणांक कहलाता है। घर्षण गुणांक कहलाता है। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात म्यू बराबर क्या लिखेंगे? अधिकतम घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया कि अधिकतम घर्षण बल बटा अभिलंब प्रतिक्रिया। और अधिकतम घर्षण बल को क्या लिखेंगे? F, और अभिलंब प्रतिक्रिया है उसको क्या लिखेंगे? R। तो म्यू बराबर F अपॉन R। तो यहाँ से एक कंडीशन बनती है, F बराबर क्या आता है? म्यू R। मतलब कि अभिलंब प्रतिक्रिया का म्यू गुना क्या लगता है? इसमें हमेशा घर्षण बल लगता है। तो F बराबर म्यू R आ जाएगा। ओके, अब बात करते हैं अपन घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में रिलेशन की, कि घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के बीच में आपस में क्या रिलेशन होता है। तो यहाँ F बराबर अपन ने म्यू R लिखा है, और म्यू R अगर लिखा है तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा, भाई इन दोनों के बीच में जो रिलेशन आएगा वो रिलेशन क्या आएगा? किन किन के बीच में? लैम्डा के बीच में और म्यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो शुरुआत करें अपन, तो बात करें
घर्षण कोण और घर्षण गुणांक के मध्य संबंध की घर्षण कोण जिसका नाम क्या है लैम्डा तथा घर्षण गुणांक क्या है म्यू के मध्य संबंध। ठीक है, हम बात करें अगर सीमांत संतुलन की अवस्था में, क्योंकि दोनों के दोनों पोजीशन जो है वो किसकी है, सीमांत संतुलन की अवस्था है। तो देखें यहाँ पे ये बल, ये पिंड है, इसका भार W नीचे की तरफ लग रहा है, इसको P वेग या P बल से इधर खींचा जाता है, इसके इधर लग रहा है कौन सा घर्षण बल लग रहा है, इसकी अभिलंब प्रतिक्रिया हो गई R। ओके, अब इन दोनों का परिणामी कौन होता है, S होता है, और इनके बीच में ये एंगल जो बनता है वो क्या बनता है लैम्डा। तो सीमांत संतुलन की अवस्था में अभी देखो यहाँ पे अगर मान लो ये परिणामी बल अपने पास है, परिणामी बल अपने पास है कि इन दोनों का परिणामी S है, तो क्या लिखें यहाँ से, सीमांत संतुलन की अवस्था में, सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया, अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल कह सकते हैं उसको, सीमांत घर्षण भी कह सकते हैं, सीमांत घर्षण बल, और सीमांत घर्षण बल कौन सा होगा, F का परिणामी S है कि सीमांत संतुलन की अवस्था में अभिलंब प्रतिक्रिया R तथा सीमांत घर्षण बल जो F है, इनका परिणामी क्या है S है। अब इनका परिणामी S है, इनके बीच में जो घर्षण कोण है तथा घर्षण कोण का मान, घर्षण कोण का मान लैम्डा है। तो परिणामी बल, परिणामी बल S का घटकों में वियोजन करने पर, घटकों में वियोजन करने पर, वियोजन करने पर, किसी भी बल का जब घटकों में वियोजन करते हैं तो आधार की तरफ हमेशा क्या लेते हैं अपन कॉस, और लंब की तरफ क्या लेते हैं अपन साइन। तो जब इसका वियोजन करेंगे तो देखो ये लैम्डा है, इसका वियोजन कर रहे हैं, तो यहाँ जैसे इसको मैंने इसके समांतर एक रेखा इस प्रकार से बनाई, तो लैम्डा के सामने, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। तो आधार की तरफ तो क्या आएगा, इसका वियोजन कर रहे हैं अपन, तो इसका वियोजन क्या आएगा कॉस, और लंब की तरफ, ये लंब के रूप में है तो ये लंब की तरफ क्या आ जाएगा साइन। अब यहाँ जब इसका वियोजन किया जाएगा एस का, तो इधर की तरफ तो कौन आएगा, यह आएगा एस कॉस लैम्डा, इधर की तरफ वियोजन करें जब इसका एस का, तो यह आएगा एस साइन लैम्डा। ठीक है, अब हमारे पास में पहले से ये किन का परिणामी है भाई, आर का और एफ का ही तो परिणामी है एस। हमने एस का वापस वियोजन किया है कि एस जो बल लग रहा है वो एस बल किन किन के वियोजन से बना या किन किन से मिलकर बना हुआ है, तो एस का वापस वियोजन कर दिया कि एस का जो मान है उसका क्षैतिज दिशा में कितना बल लग रहा था और लंबवत दिशा में कितना बल लग रहा था। तो एस का अगर वियोजन किया तो एस का इस दिशा में वियोजन आया, एस कोस लैम्डा इतना बल इधर से लग रहा था और एस साइन लैम्डा इतना बल इधर से लग रहा था। लेकिन इधर से बल कौन सा लग रहा था, इनका नाम आर और एफ है, तो इसका मतलब ये आर किसके बराबर है, एस कोस लैम्डा के, और एफ किसके बराबर है, एस साइन लैम्डा के। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, घटकों में वियोजन करने पर एस कोस लैम्डा बराबर क्या आ गया आर, और फिर दूसरा एस साइन लैम्डा बराबर क्या आ गया एफ। अब हमको पता है एफ बराबर, चूंकि घर्षण गुणांक म्यू बराबर क्या होता है एफ अपॉन आर, तो यहाँ से एक पोजीशन बनेगी किसकी, एफ की, तो एफ बराबर क्या आ गया म्यू आर। ये दोनों मान यहाँ एफ बराबर म्यू आर रखा तो क्या बनाएगा एस कॉस लैम्डा बराबर आर, और एक आ गया एस साइन लैम्डा बराबर म्यू आर। समीकरण 1 और समीकरण 2, भाई समीकरण 1 और ये समीकरण 2 लिया। अब समीकरण 1 और 2 से यहाँ अगर अपन इन दोनों को वर्ग करके जोड़ दें, स्क्वायर करके अगर जोड़ दें, भाई अगर दोनों को
स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बनाएगा, यहाँ से वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ने पर यह आ जाएगा एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा और प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा बराबर यह आ जाएगा अपने पास में आर स्क्वायर प्लस म्यू आर स्क्वायर, और यहाँ से एस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा इज इक्वल 1। तो एस स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस म्यू अपने पास म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो एस बराबर क्या बना, एस बराबर आ जाएगा आर या रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर। ये अपने पास में क्या आ जाएगा, किन किन के बीच का रिलेशन है ये, एस जो है यहाँ एस बराबर मेरे पास मान आता है एस बराबर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर और इंटू में आर। ठीक है, अब यहाँ ये तो एस बराबर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर आर। अब अगर समीकरण 2 में समीकरण 1 का अगर भाग लगा दें अपन, भाई समीकरण 2 में समीकरण 1 का क्या लगाएं, भाग, तो समीकरण 2 में 1 का क्या लगाएंगे, भाग। तो जब समीकरण 2 में 1 का भाग लगाएंगे तो एस साइन लेमडा अपॉन एस कॉस लेमडा इज इक्वल म्यू आर अपॉन आर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, साइन लेमडा अपॉन कॉस लेमडा बराबर टेन लेमडा बराबर म्यू। तो म्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा, 10 लेमडा के। यही रिलेशन क्या कहलाता है, किन किन के बीच का रिलेशन है, ये घर्षण गुणांक घर्षण गुणांक म्यू और घर्षण कोण लेमडा के बीच का रिलेशन है। ठीक है, तो म्यू बराबर 10 लेमडा। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं अपन घर्षण के कुछ नियमों की, घर्षण के नियम। तो म्यू बराबर 10 लेमडा, घर्षण के नियमों में देखें, घर्षण के नियम, पहला कि जब दो पिंड आपस में जब गति करने की स्थिति में हैं, उनके बीच में जो घर्षण बल है वो हमेशा ही गति की विपरीत दिशा में होते हैं। दो पिंडों या दो वस्तुओं के बीच लगने वाला घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है, विपरीत दिशा में कार्य करता है या विपरीत दिशा में लगता है। तो दो वस्तुओं के बीच जो लगने वाला घर्षण बल है वो घर्षण बल सदैव गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। घर्षण बल जो है वो खुद से समायोजक बल होता है और संतुलन की अवस्था में घर्षण बल का जो परिणाम है वो केवल इतना ही होता है जितना कि पिंड में गतिमान होने से या रोकने का प्रयास किया जाए। कि जो घर्षण बल होता है, घर्षण बल स्वसमायोजक बल होता है, समायोजक बल होता है। भाई ये अलग से नहीं लगाया जाता कि इसको रोकने के लिए अपन ने अलग से इसमें लगाया है। तो घर्षण बल जो होता है वो स्वसमायोजक बल होता है। यह उतना ही कार्य करता है जितना किसी वस्तु को या किसी वस्तु की गति को रोकने के लिए पर्याप्त है, रोकने के लिए पर्याप्त है। जो घर्षण बल लगेगा सीमांत घर्षण के रूप में, तो ये घर्षण बल स्वसमायोजक बल है। यह उतना ही कार्य करता है जितना किसी वस्तु को गति में रोकने के लिए पर्याप्त होता है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा घर्षण गुणांक जो होता है। तो घर्षण गुणांक किन किन के बीच में है, तो घर्षण गुणांक जो सीमांत घर्षण F होता है और जो इसका सीमांत घर्षण F और अभिलंब की जो प्रतिक्रिया होती है R, इन दोनों के बीच में इनका जो अनुपात होता है उसी अनुपात को अपन क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। और सीमांत घर्षण का मान जो है वो इसके पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता। सीमांत घर्षण का जो मान है, सीमांत
घर्षण का मान, जो पिंड आपस में गति कर रहे हैं उन पिंडों के या पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता है जब तक कि अभिलंब प्रतिक्रिया ना बदले। सीमांत घर्षण का मान पृष्ठों के आधार पर निर्भर नहीं करता जब तक अभिलंब प्रतिक्रिया ना बदले। ठीक है, तब तक ये निर्भर नहीं करेगा। दूसरी बात, ये गति पर निर्भर नहीं करता। जो सीमांत घर्षण का जो मान है वो पिंडों के वेग पर निर्भर नहीं करता, लेकिन पदार्थों की प्रकृति या पिंडों की जो पिंड के जो पदार्थ हैं उनकी प्रकृति पर जरूर निर्भर करता है। तो यहाँ क्या कहेंगे अपन, यह या सीमांत घर्षण पिंडों के पदार्थ पर निर्भर करता है, यह वेग पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ घर्षण बल के कुछ नियम हैं कि सीमांत घर्षण का जो मान है वो पिंडों के पदार्थों पर निर्भर करता है, यह उनके वेग पर आपस में निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो ये तो इसका घर्षण का एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन, क्या होता है, किस प्रकार से लगता है। अब इसके बाद में अपन बात करेंगे इसके जो क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पुटअप होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे अपन इसके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।